हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिज्म की कुछ कंडीशंस के बारे में। अभी तक हमने मिनिमम डेविएशन के बारे में बात करी थी कि प्रिज्म से जब एक इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बाहर जाती है तो उसके बीच में मिनिमम डेविएशन कब हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि और क्या क्या कंडीशन एक प्रिज्म के बारे में हो सकती हैं और इन्हीं पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो जो पहली कंडीशन आपके सामने आती है वो आती है ऐसी कि आपको ए और सी का रिलेशन चाहिए। ए इज प्रिज्म एंगल, सी इज क्रिटिकल एंगल। और ये रिलेशन कैसा चाहिए? सच दैट कि जो रे अंदर गई है वो हमेशा टी आई आर शो करे एट द अदर सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं प्रिज्म आपके सामने बना लेता हूँ, ये एंगल अगर ए है, यहाँ पे नॉर्मल है ये, यहाँ से जो रे आई किसी एंगल आई पे, हम जानते हैं कि वो अंदर जाएगी, रिफ्रेक्टिव एंगल R1 होगा, यहाँ पे रिफ्रेक्टिव एंगल R2 होगा और फिर से बाहर आएगा इस तरफ एट एन एंगल E। ठीक है, लेकिन इस बार हमने बोला है कि ऐसा ना हो के हमारी कंडीशन क्या है कि जो भी रे यहाँ पे पहुंचे सेकंड सरफेस पे वो हमेशा टी आई आर शो करे। तो अपनी कंडीशन क्या है? ए एंड सी रिलेशन सच दैट रे शोज टी आई आर एट बी सी रिफ्रेक्टिव सरफेस। ठीक है, हमेशा यहाँ पे टी आई आर हो। इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो अगर यहाँ पे टी आई आर होगा, इसका मतलब जो रे यहाँ पे आ रही है वो अंदर आ जानी चाहिए। फिर से अंदर कब आएगी? तो जो इंसिडेंस एंगल यहाँ पे है विच इज R2, दिस इज द इंसिडेंस एंगल हियर, दिस R2 हमेशा C से बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि भाई यहाँ पे टी आई आर होगा। अच्छा, R2 की वैल्यू डिपेंड करती है R1 पे, क्योंकि हम जानते हैं कि A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। जितना ज्यादा R1 होगा R2 उतना कम होगा। और R1 की वैल्यू डिपेंड करती है आई पे, जिस एंगल पे रे इंसिडेंस होगी उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट होगी, स्नेल्स लॉ से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो R2 डिपेंड कर रहा है वो R1 और आई पे डिपेंड कर रहा है। इसकी मतलब जो आई होगा उसके हिसाब से R2 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी। और R2 अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे दिखा रहा है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा टी आई आर होना चाहिए, इसका मतलब R2 की जो भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो भी C से बड़ी होनी चाहिए, तभी यहाँ पे टी आई आर होगा। R2 वेरी कर रहा है, जो सबसे छोटा R2 होगा वो भी C से बड़ा होना चाहिए, तभी यहाँ पे हमेशा TIR होगा। तो ये अपनी कंडीशन है जिसको अपन यहाँ यूज करेंगे। लिखेंगे फॉर दिस R2 मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन C। ये बात हम समझ गए। ठीक है, अच्छा R2 अगर मिनिमम है, फॉर R2 मिनिमम R1 मस्ट बी मैक्सिमम। ये बात भी क्लियर है क्योंकि A इक्वल टू था R1 प्लस R2 और A तो है कांस्टेंट आपके लिए, A है एक कांस्टेंट। तो अगर R2 को मिनिमम करना है तो R1 को मैक्सिमम करना पड़ेगा। अच्छा, R1 मैक्सिमम अगर करना है तो फॉर R1 मैक्सिमम, कब मैक्सिमम हो सकता है R1? जब I मैक्सिमम हो जाए। और I मैक्सिमम कितना हो सकता है? I हो सकता है 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि नॉर्मल से ये I कितना एंगल बन सकता है? मैक्सिमम ये यहाँ से रे आ सकती है। अगर ये नॉर्मल है और रे यहाँ से आ रही है तो दिस I विल बी 90 डिग्री। तो I मैक्सिमम जो हो सकता है वो 90 डिग्री हो सकता है। उसके हिसाब से R1 मैक्सिमम आपको मिल जाएगा और R2 मिनिमम मिल जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस अपने पास आ गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम ये भी जानते हैं कि जब रे 90 पे अंदर आ रही है तो यहाँ से जाएगी कितने पे? दिस एंगल शुड बी क्रिटिकल एंगल। क्या ये बात क्लियर है? आपने बात करी थी ना कि एक डेंसर से रेयर मीडियम में जब रे चलती हैं तो सोचो अगर ऐसी रे जा रही है, दिस इज क्रिटिकल एंगल, तो रे ऐसे निकल जाती है। आर जो होता है वो 90 डिग्री होता है आपका। ये बात हम जानते हैं, है ना? अब सोचो अगर मैं यहाँ पे सामने एक मिरर रख दूं, ठीक है, एक प्लेन मिरर है यहाँ पे रखा हुआ है, तो मिरर की वजह से क्या होगा? जो रे इस पे टकराएगी क्या वो फिर से लौट के अपने ही पाथ पे वापस आ जाएगी? यस, इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। मतलब जिस पाथ पे रे चली है उसी पाथ पे वापस आएगी। इसका मतलब ये हो गया भैया कि अगर रे यहाँ से 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी।
क्या ये बात क्लियर है? अगर यहाँ से आ रही है तो ये क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। तो वही बात अपन यहाँ कह रहे हैं कि जब रे यहाँ 90 पे चलेगी तो अंदर क्रिटिकल एंगल पे ये रिफ्रैक्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि R1 जो बन रहा है वो R1 मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल के बराबर बन सकता है इसके करस्पॉन्डिंग। R1 मैक्सिमम इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। और अगर ऐसा है तो जो R2 बनेगा मिनिमम वो कितना बन सकता है? R2 मिनिमम इज इक्वल टू A माइनस R1 मतलब A माइनस C। ये हो गया आपका R2 मिनिमम। अब ये जो R2 मिनिमम है दिस शुड बी मोर देन C, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे A माइनस C इज मोर देन C या A इज मोर देन 2C। ये आपकी कंडीशन मिलती है इफ A इज मोर देन 2C, तो हम कह सकते हैं कि ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सेकंड सरफेस। मतलब वहां पे हमेशा TIR होगा। अब चाहे रे किसी भी इंसिडेंस एंगल पे आ रही हो वो हमेशा TIR वहां पे शो करेगी इफ A इज मोर देन 2C। तो ये एक कंडीशन है आपकी A मोर देन 2C वाली, जब जो सेकंड सरफेस पे रेज पहुंच रही है वो हमेशा TIR शो करे। क्लियर है? इसमें काफी कुछ नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें R2 मिनिमम यहाँ देखना होगा, क्योंकि जो भी रेज आ रही है वो सारी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मतलब जो सबसे छोटा एंगल बन रहा है वो भी मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अभी R2 डिपेंड करता है R1 और I पे। R2 मिनिमम मतलब R1 मैक्सिमम, क्योंकि ये रिलेशन अपने पास है। और R1 मैक्सिमम मतलब I मैक्सिमम। I मैक्स कितना हो सकता है? वो 90 पे आ सकता है। इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंट। ग्रेजिंग मतलब ग्रेज करते हुआ ना, किसी से रगड़ के चलना, वैसा होता है ना। तो इस सरफेस के एकदम पैरेलल ये आई आता है यहाँ पे। तो आई 90 हो सकता है। दूसरी बात मैंने बताई यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, कि अगर क्रिटिकल एंगल पे लाइट जाती तो 90 पे इस तरफ जाती। तो रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि अगर लाइट इधर से आ रही है तो ये क्रिटिकल एंगल पे वापस जाएगी। ये रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो अगर 90 पे यहाँ से आई है तो ये अंदर जो जाएगी वो क्रिटिकल एंगल पे जाएगी। तो ये क्रिटिकल एंगल हमारा R1 मैक्स हो गया। और उसके हिसाब से फिर हमने R2 मिनिमम और A की कंडीशन C के साथ बताई। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारे नए नए इसको तरीके समझे हैं लाइट से डील करने के। क्लियर? सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो इसमें जो सेकंड कंडीशन आती है क्या है? वो कंडीशन कहती है कि A और C का रिलेशन such that ray will always cross the surface BC, such that ray will always cross the surface BC। ठीक है, मतलब इस बार TIR हो ही ना, वो हमेशा वहां से क्रॉस करके निकल जाए। अगर ये कंडीशन की बात करें तो क्या होना चाहिए? इस बार एक कैसे हो सकता है कि जो रे यहाँ पे आ रही है, इंसिडेंस एंगल आई है, इधर चला R1 पे, यहाँ पे R2 पे, और ये जो है हमेशा बाहर जाए, इस तरीके से हमेशा बाहर चली जाए। मतलब जो मैक्सिमम ये R2 बन सकता है ना, ये R2 का जो मैक्सिमम बन सकता है वो भी क्रिटिकल एंगल से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो यहाँ पे TIR हो जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सारी जो रेज यहाँ पे आ रही है वो बाहर चली जाए। वो कब पॉसिबल है? जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से छोटा रहे, और R2 के जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है वो भी अगर क्रिटिकल एंगल से छोटी है, मतलब सारी रेज यहाँ से बाहर जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी क्रिटिकल एंगल से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये R2 को हम लिख सकते हैं A माइनस R1, ये मैक्सिमम शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि A माइनस R1 मिनिमम शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल। ये बात तो क्लियर है? अभी हमने बात करी थी कि अगर R2 को मैक्सिमम होना है तो R1 को मिनिमम होना पड़ेगा। और R1 मिनिमम कितना हो सकता है? ये R1 मिनिमम कितना हो सकता है? ये हो सकता है 0, जब इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस अंदर आ जाए। जब नॉर्मल टू द सरफेस अगर अंदर आएगी तो R1 भी कितना हो जाएगा? 0। तो R1 मिनिमम कैन बी 0 कब? जब I 0 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं R1 मिनिमम इज इक्वल टू 0 व्हेन
आई इक्वल टू 0। एकदम नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में रेज सीधी सीधी अंदर आ जाती है, आई भी 0 है, R1 भी 0 है, इस तरीके से। तो R1 मिनिमम कैन बी 0 कब पॉसिबल है? जब I इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को अपन यहाँ पे यूज करें तो क्या लिख पाएंगे? A माइनस R1 मिनिमम इज 0 इज लेस देन C। हम लिख सकते हैं A इज लेस देन C। तो ये वो कंडीशन है जब A लेस देन इक्वल टू C हो, तो हम कह सकते हैं भैया कि जितनी भी रेज हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगी। मैं इक्वल टू लेस देन इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे भी है तब भी वो ग्रेजिंग, यानी यहाँ से अगर ये मान लीजिए क्रिटिकल एंगल के बराबर भी हो गया तब भी वो बाहर तो जाएगी इस तरीके से, 90 पे चली जाएगी, TIR नहीं होगा। तो मैं लेस देन इक्वल टू यहाँ पे यूज करता हूँ। A इज लेस देन इक्वल टू C, तो कह सकते हैं कि नो रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दिस सरफेस, यानी सारी रेज जो हैं वो रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस, सारी रेज सेकंड सरफेस से बाहर चली जाएंगी। क्लियर है बात? तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर A मोर देन 2C है तो सेकंड वाली सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो आपने यहाँ बोला। अगर A लेस देन इक्वल टू C है तो सारी रेज वहां से बाहर जाएंगी, वहां कोई TIR नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब अगर एंगल इन दोनों के बीच में हो गया तो क्या करेंगे? इफ एंगल इज इन बिटवीन दीज टू, तो भाई हम जानते हैं कि अगर ये मोर देन C तो है लेकिन लेस देन इक्वल टू 2C है, ऐसा, तब क्या होगा? तब अपन देखते हैं कि भैया कुछ रेज हो सकती हैं कि TIR करके अंदर ही रह जाएं, कुछ रेज रिफ्रैक्शन से बाहर चली जाएं, डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हम कह सकते हैं। तो बात लिख लेते हैं, हो सकता है कुछ रेज अंदर रहें, कुछ रेज बाहर चली जाएं। तो both possibilities are there, both possibilities मतलब TIR भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। ये कहाँ से बात कर रहे हैं? ये हमेशा सेकंड सरफेस से बात कर रहे हैं अपन। सारी कंडीशन किसके लिए थी? सेकंड सरफेस के लिए। ठीक है। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई पे डिपेंड करेगा। आई अगर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो TIR हो सकता है, आई मिनिमम की तरफ जा रहा है तो रिफ्रैक्शन हो सकता है। ओके, अब अगर यहाँ पे अपन बात करना चाहें कि मैक्सिमम डेविएशन यहाँ पे कितना हो सकता है, ठीक है, तो डेल्टा जो मैक्सिमम होता है इज फॉर टू वैल्यूज ऑफ आई। हमने ग्राफ देखा था डेल्टा और आई का, याद कीजिए ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था ना वो। तो हमने बोला था कि जो मैक्सिमम डेविएशन है या कोई भी डेविएशन, वो हमेशा दो वैल्यूज ऑफ आई के करस्पॉन्डिंग मिलता है। बस जो मिनिमम डेविएशन था वो आई इक्वल टू ई के करस्पॉन्डिंग था, बाकी कोई भी डेविएशन आई की दो वैल्यूज पे हमें मिल सकता है। तो अगर ये डेल्टा मैक्स है तो आई की दो वैल्यूज यहाँ पे अपने को मिल रही थी। तो हमेशा जो डेविएशन होगा वो आई के दो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे मिल सकता है। और वो यहाँ पे क्या क्या है? एक कंडीशन ये है कि आई मिनिमम हो जाए, इसका मतलब ई जो है वो 90 डिग्री हो जाए, करस्पॉन्डिंग टू ई इक्वल टू 90 डिग्रीज। और दूसरी जो कंडीशन है वो हो जाए आई 90 डिग्रीज, ये करस्पॉन्डिंग रहेगा ई मिनिमम के। ये दो कंडीशन आपकी इसमें बनती है। तो अगर बात की जाए कि आई मिनिमम है, वो अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाना चाहूँ या अपन बात करें कि, हाँ चलिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं फॉर आई मिनिमम। आई मिनिमम अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं मैं तो क्या लिखूंगा? सराउंडिंग का जो भी मीडियम है, मैं प्रिज्म बना लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे ताकि स्नेल्स लॉ लगाना आसान रहे आपके लिए। ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, ये आई मिनिमम एंगल है जिसपे रे आ रही है, इस तरीके से जाएगी। और अपन ने बोला है कि ई जो है वो मैक्सिमम है, ई 90 डिग्री है, तो ई 90 आपने यहाँ पे बना लिया ऐसा। दिस इज ई इक्वल टू 90 डिग्रीज, अंदर बन रहा है R2, यहाँ बन रहा है R1। ठीक है, अब हम अगर स्नेल्स लॉ लगाए यहाँ पे तो आप जानते हो कि ये R2 कितना होना चाहिए? अगर ई 90 है तो दिस R2 मस्ट बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल C, तभी ई 90 हो सकता है।
और ये एंगल अगर ए है तो हम R1 को लिख सकते हैं a माइनस R2 विच इज a माइनस सी। तो अब अगर मैं यहाँ स्नेल रूल लगाऊं, एन सराउंडिंग और एन ऑफ प्रिज्म ऐसा एनपी लिखता हूं मैं से, तो क्या लिखूंगा, एन सराउंडिंग साइन ऑफ आई मिनिमम इज इक्वल टू एन प्रिज्म साइन ऑफ ए माइनस सी। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस पे। तो अगर आई इज लेस देन आई मिनिमम तो टी आई आर होगा सेकंड सरफेस पे, और अगर आई मिनिमम से ज्यादा है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इफ आई इज लेस देन आई मिनिमम then TIR takes place at the second surface. तो अपन तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा अपन डेल मैक्सिमम की कंडीशंस लिखते हैं। तो डेल मैक्स की जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर डेल मैक्स, वो क्या क्या आ जाएंगी? डेल्टा मैक्सिमम कब होगा? या तो जब आई 90 डिग्रीज हो, या फिर जब ई 90 डिग्रीज हो। जब ऐसी कंडीशन है तो आप कह सकते हैं कि ये डेल्टा मैक्सिमम रहने वाला है। आई 90 को बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, और ई 90 को बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस। तो जब भी ग्रेजिंग इंसिडेंस या ग्रेजिंग इमरजेंस की बात होगी तो आप बोलेंगे कि हाँ भैया ई जो है या डेल्टा जो है वो मैक्सिमम होगा। कैसा ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है? तो जो रे आएगी वो बिल्कुल ग्रेस करती हुई आएगी इस तरीके से, यहाँ पे 90 डिग्री पे, आई इज 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं जाएगी कितने एंगल पे, ये जाएगी क्रिटिकल एंगल पे, फिर वहां से आगे वाली रे बाहर आ जाएगी। ऐसे ही ग्रेजिंग एमरजेंस की अगर बात करो तो ग्रेजिंग एमरजेंस में क्या होगा कि जो रे अंदर चल रही है वो रे, मान लीजिए किसी एंगल आई पे आई होगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ होगा, फिर यहाँ से वो बाहर जब जाएगी तो इस तरीके से ग्रेस करती हुई बाहर निकल जाएगी। ई यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कब पॉसिबल है? जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं जब डेल्टा मैक्सिमम होता है। अगर आप यहाँ पे ऊपर से जो स्नेल्स रूल लगाया वो इक्वेशन अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो, एन एस साइन आई मिनिमम और ये सारी कंडीशंस, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं इस केस में लगाता हूँ, लेट्स से इस केस में अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे ग्रेजिंग स्नेल्स लॉ, अगर मैं इस कंडीशन में लगाऊं तो क्या लिख सकता हूँ? बेसिकली आपको जब डेल्टा निकालना है तो कंडीशन तो आपको याद रहनी चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। डेल्टा मैक्स कब होगा? जब या तो आई 90 हो जाए या ई 90 हो जाए, उस केस में डेल्टा मैक्सिमम मिलने वाला है। अब वो मैक्सिमम कितना होगा अगर ये कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे वो निकाल सकता हूँ। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे ये किस एंगल ई पे बाहर चला जाएगा, तो डेल्टा हम जानते हैं क्या होता है, ई ये जो इंसिडेंस रे थी और ये जो एमरजेंट रे है, इन दोनों के बीच का एंगल ये डेल्टा होता है। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? अगर 90 पे इंसिडेंट हुई थी तो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये जो अंदर एंगल बन रहा है R2 वो हो जाएगा a माइनस सी के बराबर, क्योंकि R1 यहाँ पे c है, तो R2 कितना हो जाएगा? a माइनस सी। R1 प्लस R2 इक्वल टू a होता है। अगर ये अपन यूज करें और यहाँ स्नेल्स रूल लगाएं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, अगर NP प्रिज्म की बात करें, साइन ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू एन सराउंडिंग साइन ई। यहाँ से आपको e मिल सकता है। ई आप कितना लिख सकते हैं यहाँ से? ई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ns by np, sorry, np by ns, this will be np by ns साइन ऑफ a माइनस सी। तो बेसिकली फॉर्मूला अपने को ये याद नहीं रखना है, यहाँ से आपको e मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू a प्लस ई, सॉरी i प्लस ई माइनस ए, ये आपका फॉर्मूला है डेल्टा का, i प्लस ई माइनस ए। आई आपने देखा यहाँ पे 90 डिग्री है, ई आपने अभी कैलकुलेट किया माइनस ए, ये आपका हो जाएगा डेल मैक्स। तो आपको फॉर्मूला ये ध्यान नहीं रखना, आपको बस ध्यान क्या रखना है, ये दोनों कंडीशंस कि अगर आई इक्वल टू 90 या ई इक्वल टू 90 डिग्रीज है तो डेल्टा अपने को मैक्सिमम मिलने वाला है। क्लियर है बात? इन दो कंडीशन को यूज करके आप करनी सारी वही चीजें हैं, स्नेल्स रूल लगाना है, आपको एक एंगल पता है, दूसरा एंगल निकालना है। अगर आई 90 डिग्री ले रहे हो तो ई निकालना है, अगर ई 90 ले रहे हो तो आई निकालना है। वहां से आपको फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए,
एक एंगल इसमें से 90 होगा, दूसरा आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, और ए जो है वो प्रिज्म का एंगल है। यहाँ से आप मैक्सिमम अपना डेविएशन निकाल सकते हैं। तो आपको कंडीशंस ध्यान होनी चाहिए। डेल्टा मिनिमम के केस में कंडीशन क्या थी? डेल्टा मिनिमम की कंडीशन थी आई इक्वल टू ई, आर वन इक्वल टू आर टू। डेल्टा मैक्सिमम की कंडीशन क्या है? या तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हो या ग्रेजिंग एमरजेंस हो, मतलब या तो आई इक्वल टू 90 हो या ई इक्वल टू 90 हो। ये केस होता है हमेशा मैक्सिमम डेविएशन का। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से? तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। डेल मिनिमम निकालना है और डेल मैक्सिमम निकालना है। फॉर अ प्रिज्म एंगल आपको दे रखा है 60 और म्यू दे रखा है 1.5। ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो फॉर डेल मिनिमम हम जानते हैं, डेल मिनिमम अगर निकालना है, दो चीजें गिवन है, ए और म्यू। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? याद आ रहा है? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ del minimum plus a by 2 divided by sin of a by 2। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। यहाँ से अपने पास एक ही वेरिएबल है डेल मिनिमम, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे? ये आपको दे रखा है 1.5 इंटू साइन a by 2 साइन 30 डिग्री 60 by 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल m प्लस 60 by 2। ये कंडीशन है। साइन 30 इज हाफ, 1.5 इज 3 by 2, यहाँ पे आया 3 by 4। तो साइन ऑफ इनवर्स ऑफ 3 by 4 इज इक्वल टू डेल एम प्लस 60 डिग्री बाई 2। ऐसा सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे। क्लियर है? अगर यूज करें तो ये जो लगभग एंगल आता है आपके पास, ये आता है, दिस एंगल विल बी अराउंड 43-44 के आसपास या 45 के आसपास मान सकते हैं आप इसे। तो आप जब फाइनल अपना आंसर लिखेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3 by 4 इज इक्वल टू डेल मिनिमम। इधर से -60 मैं यहीं कर देता हूँ, तो आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा -60। दिस विल बी डेल मिनिमम। क्लियर बात? ये आपका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3 by 4 -60 डिग्री। और क्योंकि मुझे वैल्यूज पता है साइन इनवर्स 3 by 4 की, तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा डेल मिनिमम इक्वल टू 37 डिग्रीज। दो चिंता मत कीजिए, आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो आपको देंगे कि साइन इनवर्स 3 by 4 कितना होता है, तो आप अपना फाइनल आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो डेल मिनिमम में तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। अब इसने पूछा है डेल मैक्सिमम भी, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या थी कि या तो i इक्वल टू 90 हो या e इक्वल टू 90 हो, तो आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन उठा लीजिए। तो डेल मैक्सिमम लेट्स से i इक्वल टू 90 डिग्री अपन यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कंडीशंस उठा ली, i इक्वल टू 90, ग्रेजिंग इंसिडेंस वाली कंडीशन है ये। ठीक, आप चाहें तो e भी उठा सकते हैं, सेम ही आंसर मिलेगा आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। i इक्वल टू 90 अगर आपने उठा लिया, तो अब अपनी पास सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये प्रिज्म है, यहाँ से जो रे आ रही है वो बिल्कुल ग्रेस करते हुए अंदर आ रही है, ऐसे 90 डिग्री पे अंदर जाएगी, तो क्रिटिकल एंगल पे अंदर जाएगी, ये बात भी हम जानते हैं। ठीक है, इधर से ई अपने को कैलकुलेट करना है क्योंकि अपने को डेल्टा निकालना है, तो ये जो एंगल बनेगा ए माइनस सी बनेगा, ये भी हम जानते हैं। करना क्या है, फिर से आपको बस स्नेल्स लॉ लगाने हैं दोनों सरफेस पे। तो लगाते हैं स्नेल्स लॉ। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? फर्स्ट सरफेस पे लगाऊंगा तो लिखूंगा साइन ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू म्यू साइन सी। ये यहाँ पे लिखा जाएगा, पक्की बात है। अगर आगे की बात करें तो क्या लिख सकता हूँ उसमें? यहाँ से मुझे सी मिल जाएगा। सी कितना मिल रहा है आपको? साइन 90 इज 1, तो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे सी, मतलब साइन इनवर्स 2/3 ये आपको मिल जाएगा सी के बराबर यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी आपके पास आ गया साइन इनवर्स 2/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्रीज। तो अगेन ये मेरे को पता है, मैं लिख रहा हूँ 42 डिग्रीज। ठीक है, अब अपने दूसरी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो वहां क्या लिखेंगे? म्यू साइन ए माइनस सी इज इक्वल टू साइन ई, ये यहाँ पे लगाया जाएगा। तो कितना लिखूंगा? म्यू आपको पता है 3/2 1.5 दे रखा है, साइन ऑफ ए माइनस सी, ए आपको दे रखा है वहां पे 60 डिग्रीज, ए 60 है ना, हाँ ए 60 हो गया, माइनस सी अभी आपने कैलकुलेट किया 42 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ई, यहाँ से आपको ई कैलकुलेट करना है। ये जो बन रहा है साइन 18 डिग्रीज बन रहा है। साइन 18
को आप जब म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आपके पास ई का आंसर आ रहा है, मैं सीधा बता रहा हूँ, साइन ई जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है लगभग 0.463। यहाँ से जो ई मिलता है वो बनता है लगभग 28 डिग्रीज के बराबर। तो ठीक है, आपको ई मिल गया। अब आपको डेविएशन निकालना है तो डेल्टा मैक्स लिख सकते हैं आप, आई प्लस ई माइनस ए। आई था 90 डिग्री, ई आपने निकाला 28 माइनस 60 डिग्रीज। तो जो मैक्सिमम डेविएशन आपको मिल रहा है यहाँ से वो कितना मिल रहा है फाइनली, 58 डिग्रीज के बराबर। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आप इनकी चिंता मत कीजिए कि आप साइन इनवर्स को कैसे निकालेंगे, वो आपको सारी चीजें गिवन होंगी, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि कंडीशंस क्या क्या है डेल्टा मैक्स की और डेल्टा मिनिमम की, और उनको सॉल्व कैसे करना है। डेल्टा मैक्स की कंडीशन आई को 90 मान लीजिए या ई को 90 मान लीजिए, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग स्नेल्स लगा के उसको सॉल्व कीजिए। तो जो भी आप 90 मान रहे हैं उसका दूसरा वाला एंगल सी बनेगा। जैसे यहाँ पे आई 90 माना था तो जो R1 था वो सी था, और दूसरा एंगल करस्पॉन्डिंगली ए माइनस सी हो गया, क्योंकि R1 प्लस R2 ए होता है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है सारी बातें अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि स्मॉल एंगल के जो प्रिज्म होते हैं उससे डेविएशन कैसा होता है, उसमें हम क्या क्या अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन है। अगर ए स्मॉल है, यहाँ पे प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल मतलब जो ए यहाँ पे बनता है, ए इज स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल की डेफिनेशन क्या होती है, आप जो कैलकुलेशन में लेंगे लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री जब तक है तब तक आप उसको डेविएशन थ्रू स्मॉल प्रिज्म में कंसीडर कर सकते हैं। ए अगर आपको क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री दे रखा है तब तक, ठीक है। अगर ऐसा है तो सोचो, क्योंकि ए इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, इसका मतलब R1 एंड R2 ये दोनों ही छोटे छोटे हो गए, ठीक है, क्योंकि ए खुद छोटा है तो R1 और R2 दोनों खुद छोटे हो गए। अच्छा, क्योंकि R1 करस्पॉन्डिंग होता है I के और R2 करस्पॉन्डिंग होता है E के, और यहाँ पे साइन का फंक्शन लगता है, तो दोनों सिमिलर वे में वेरी करते हैं। इसका मतलब जो I और E हैं ये भी छोटे हो गए। तो बेसिकली सारे एंगल यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं, और हम जानते हैं कि साइन के साथ जब छोटा एंगल यूज होता है तो हम उसे सीधा अप्रोक्सीमेट करके एंगल के बराबर लिख सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ में लगाऊं तो क्या लिखूंगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन R1। ये यहाँ का लिखेगा, लेट्स से म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू म्यू R1। एक कंडीशन तो ये हो गई, कैसे, क्योंकि आई और R1 दोनों छोटे छोटे हैं तो साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा जब थीटा बहुत छोटा होता है। ये अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ऐसे ही अगर मैं दूसरे सरफेस पे लगाऊं तो लिखूंगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई। तो यहाँ से क्या मिल गया, म्यू R2 इक्वल टू ई। ये दूसरी कंडीशन मिल गई मुझे, ठीक है। अब अपने को लिखना है डेविएशन। तो डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। आई की जगह डालता हूँ म्यू R1, ई की जगह डालता हूँ म्यू R2 माइनस ए। क्या है यहाँ से, म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए, और आपको पता है R1 प्लस R2 इज नथिंग बट इक्वल टू ए, तो ये लिखा गया है म्यू ए माइनस ए, यानी डेल्टा आता है ए टाइम्स म्यू माइनस 1। ये आपका एक फॉर्मूला बना है डेविएशन का, ए म्यू माइनस 1, जो कब वैलिड है, सिर्फ तब जब एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा मतलब लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जब तक होगा तब तक आप इस सिचुएशन यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर पक्के से? ठीक है, तो डेविएशन के आपके पास तीन कंडीशंस हो चुकी हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो डेविएशन का फॉर्मूला था आई प्लस ई माइनस ए। उसके बाद आपने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन देखी, आई इक्वल टू ई करके और R1 इक्वल टू R2 करके। वहां से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा, साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ये हो गया मिनिमम डेविएशन। फिर आपने मैक्सिमम डेविएशन देखा, कब होता है, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस या ग्रेजिंग इमरजेंस होता है, मतलब या तो आई इक्वल टू 90 हो या ई इक्वल टू 90 हो, तब होता है, ठीक है। तीसरी बात आपने छोटे प्रिज्म के लिए, स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म के लिए बात कर ली, जब ए लेस देन इक्वल टू 10 डिग्रीज हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सीधा म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर। क्लियर है, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये आप फॉर्मूला सीधा सीधा याद रख पाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक अच्छे से? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक प्रिज्म हैविंग अ रिफ्रैक्टिव एंगल 4 डिग्रीज। 4 डिग्रीज आते ही आप समझ सकते हैं कि ये कैसा है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है। तो हम डेविएशन अगर पूछा गया है तो फॉर्मूला सीधा यूज कर लेंगे।
एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल प्लेन मिरर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, मैं डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपके सामने डायग्राम है। तो क्या कह रहा है देखिए, 4 डिग्री हो गया, 1.5 म्यू हो गया, इसके सामने एक वर्टिकल प्लेन मिरर रखा हुआ है जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे इंसिडेंट हुई है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द मिरर? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द मिरर, ये आई आपसे पूछा गया है कि कितना होगा, कितना एंगल पे ये मिरर पे इंसिडेंट हुई, व्हाट शुड बी दिस आई, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये आई जो बन रहा है वो ऐसा, यही एंगल बन रहा है ना, सिमिलर दोनों एंगल है। और क्योंकि यहाँ से ये हॉरिजॉन्टली अंदर आई है तो यहाँ पे तो कोई रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, जैसे आई है वैसे अंदर चले जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस है। और यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो डेविएशन हम जानते हैं कितना होगा, कि रे जाना चाहिए थी ऐसी, मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये रे जानी चाहिए थी ऐसी लेकिन चली गई इस डायरेक्शन में, क्या इसी को आप डेविएशन बोलते हैं? यस, दिस इज डेल्टा। और बेसिकली यही डेल्टा यहाँ का इंसिडेंस एंगल भी है, क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं, पैरेलल रेस के बीच का एंगल है, दोनों डेल्टा इक्वल होंगे। तो बेसिकली आपसे बस डेल्टा पूछा गया है, और डेल्टा हम जानते हैं क्योंकि म्यू बहुत कम है तो हम लोग, सॉरी ए बहुत कम है, तो म्यू -1 इंटू ए इज योर आंसर। म्यू कितना है आपके पास, 1.5 -1 इंटू ए इज 4 डिग्री, ये आपको मिलेगा 2 डिग्रीज के बराबर। तो डेल्टा आपको मिल गया 2 डिग्रीज। क्लियर है? तो ये आपसे पूछा गया था, इसी एंगल पे यहाँ जाके स्ट्राइक भी करेगा, इंसिडेंट एंगल भी यही है, तो आपसे जो मिरर पे स्ट्राइक होगा वो भी 2 डिग्रीज के बराबर ही आंसर आने वाला है। तो खास बात नहीं पूरे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रखा है आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग एंगल जो प्रिज्म का है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे छोटा प्रिज्म तो नहीं मान सकते हम इसे। ठीक है, तो ए दे रखा है 60 डिग्री, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2, पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू गेट मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के केस में आई कितना होना चाहिए आपसे पूछा गया। ठीक है, आल्सो फाइंड द मिनिमम डेविएशन। ओके, सराउंडिंग मीडियम जो है वो 1 दे रखा है। क्लियर है? तो भाई मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, हम जानते हैं मिनिमम डेविएशन किस केस में होता है, याद कीजिए। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या थी, जब i इक्वल टू e हो जाए और r1 इक्वल टू r2 हो जाए, ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन थी। ये दोनों r हैं और ये a है। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, i इक्वल टू e, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r, ये कंडीशन। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे a इक्वल टू r1 प्लस r2 होता था और यहाँ से मिला था r इक्वल टू a/2 के बराबर, तो यहाँ से मुझे r मिल जाएगा 60/2 30 डिग्री। और ये r क्यों मैंने निकाला, क्योंकि मुझे i चाहिए। अगर ये r पता है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो i मिल जाएगा स्नेल्स लॉ लगा के। बस सीधा सा क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ लगाता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, साइन i इज इक्वल टू म्यू साइन r या n साइन r। साइन आई आपको कैलकुलेट करना है तो साइन आई रहने दीजिए ऐसे ही, एन दे रखा है 3/2 और आर आपने अभी निकाला 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्रीज विच इज 1/2, यहाँ से मिलेगा साइन आई इज इक्वल टू 3/4 के बराबर, या जो आई यहाँ से मिलता है वो मिलेगा आपको साइन इनवर्स 3/4 के बराबर। क्लियर है? और आपसे क्योंकि डेल्टा मिनिमम भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम डेविएशन, तो डेल्टा मिनिमम कितना होता था याद करो, i प्लस ई माइनस ए, और क्योंकि i इक्वल टू ई होता था, कितना था डेल, होता था i प्लस ई माइनस ए के बराबर। और यहाँ पे तो क्योंकि i और e बराबर है तो इसे 2i माइनस ए भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/4 माइनस 60 डिग्रीज, ये आपका आंसर आ जाएगा। या 60 डिग्रीज मान के उसको आप रेडियन में लिख सकते हैं, 60 इज π/3, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स 3/4 माइनस π/3। इज इट क्लियर अच्छे से? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक प्रिज्म है जिसका a आपको दे रखा है 60, n दे रखा है ये √7/3। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ द इंसिडेंस सो दैट द लाइट रेज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस। ओके, आपसे पूछा गया कि मिनिमम इंसिडेंस एंगल, मिनिमम i कितना होना चाहिए सच दैट जो लाइट है वो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट हो जाए।
ऐसा आपको पूछा गया है। अगर लाइट सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब अपनी कंडीशन आपको याद आनी चाहिए कि दिस ए मस्ट बी लेस देन सी वाली कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है, वो यहाँ देखते हैं। दूसरी बात आपसे पूछा है कि बताइए डेल्टा मैक्सिमम यहाँ पे कितना होगा। तो क्वेश्चन को अगर अपन डायग्राम बना के देखें तो आपसे आई मिनिमम पूछा गया है, तो अपन यहाँ नॉर्मल बनाते हैं। आई मिनिमम अगर देखें तो जो भी यहाँ पे आई मिनिमम बनना चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल R1 बनेगा। और क्योंकि सारी रेज बाहर जानी चाहिए तो हम जानते हैं कि सारी रेज अगर बाहर जा रही है तो जो मैक्सिमम यहाँ पे बन सकता है वो क्या बन सकता है, ई जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर बन सकता है, और ये जो एंगल बन सकता है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर बन सकता है। हम जानते हैं कि अगर सारी रेज बाहर जा रही है तो ई 90 डिग्रीज हो सकता है और ये क्रिटिकल एंगल हो सकता है। इससे अंदर अंदर सारी चीजें पॉसिबल है। अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो ई की वैल्यू भी 90 से कम होगी, तो रे बाहर तो जा ही रही है, मैक्सिमम ये कंडीशन बैठ सकती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ आई मिनिमम इज इक्वल टू n टाइम्स साइंस ऑफ a माइनस सी। ये एंगल कितना हो जाएगा a माइनस सी, क्योंकि ये a है, r1 प्लस r2 इक्वल टू a। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे n साइन ऑफ a माइनस सी के बराबर। ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, c यहाँ से निकाला जा सकता है, एक कंडीशन तो ये होगी, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, c इज इक्वल टू, अगर मुझे साइन सी निकालना है तो लिख सकता हूँ मैं सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ, क्या लिखूंगा, साइन सी एन साइन सी इज इक्वल टू साइन ई के बराबर। यहाँ से आपको साइन सी मिलेगा क्योंकि ई 90 डिग्रीज है, तो लिखूंगा 1/n इज इक्वल टू रूट ओवर 3/7। ये आपको मिल गया साइन सी। तो अब मुझे यहाँ पे आई मिनिमम निकालना है, ए पता है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज नहीं पता तो। साइन ऑफ आई मिनिमम इज इक्वल टू n टाइम्स n की भी वैल्यू रख लीजिए रूट ओवर 7/3। अब ये अंदर जो बन रहा है साइन a माइनस बी वाला इक्वेशन, आपको एक्सपेंशन आता है साइन a माइनस बी का, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो लिखेंगे साइन a cos c माइनस cos a साइन c के बराबर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, रूट 7/3 साइन a, साइन a साइन मतलब साइन 60 रूट 3/2 cos c, साइन c पता है तो यहाँ से cos c भी लिखा जा सकता है रूट ओवर 1 माइनस 3/7। ये क्योंकि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आता है तो आएगा बेसिकली रूट ओवर 4/7। ये आपको मिल जाएगा cos c। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटू 4 रूट 4/7 माइनस cos a, cos 60 डिग्री इज हाफ इंटू साइन c अभी आपने निकाला था रूट 3/7। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ रहा है फाइनल आंसर जो आपको यहाँ से मिल रहा है, मैं आपके सामने फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू हाफ, ये मिलेगा आपको। तो साइन ऑफ आई मिनिमम इक्वल टू, अगर हाफ मिल रहा है तो आई मिनिमम यहाँ से हम समझ सकते हैं कितना आएगा, 30 डिग्रीज के बराबर। तो ये आपको मिल गया आई मिनिमम, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछी गई है यहाँ पे कि बताइए डेल्टा मैक्स कितना होगा। तो हम कंडीशन ऑलरेडी लेके चल रहे हैं कि E इक्वल टू 90 डिग्रीज है, तो E इक्वल टू 90 डिग्री के कंडीशन के हिसाब से डेल्टा जो लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है, I प्लस ई माइनस ए। आई आपने अभी निकाला आई मिनिमम वाला कंडीशन, ई मैक्सिमम आप लेके ही चल रहे हैं ऑलरेडी माइनस ए, तो आई मिनिमम 30 डिग्री, ई मैक्सिमम इज 90 डिग्री माइनस ए इज 60 डिग्री। फाइनल आंसर जो मिला वो मिलेगा 60 डिग्री के बराबर। तो ये आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डेल्टा। क्लियर है बात। तो सारी चीजें आपको आई गेस क्लियर है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कोई भी जो रे है वो अंदर ना रहे, टीआईआर ना करे, सारी रेज जो है वो बाहर निकल जाए। सारी रेज बाहर निकल जाएंगी मतलब यहाँ जो एंगल बनना चाहिए वो हमेशा सी से छोटा ही होना चाहिए, या अपने बात करें थे ए शुड बी लेस देन इक्वल टू सी, ऐसा एक कंडीशन अपने देखी थी। और हमने यहाँ भी देखा था कि ये जो कंडीशन बन रही है, दिस R2 मैक्सिमम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सी, ये कभी भी सी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज टीआईआर हो जाएगा। जब सी से बराबर या छोटा ही हो सकता है तो हमने एकदम लिमिटिंग कंडीशन ले ली कि ये बराबर पे है यहाँ पे। इस केस में अपन ने आई मिनिमम का निकाल लिया इस तरीके से स्नेल्स लॉ लगा के।
फिर आपको जब डेल मैक्स निकालना है तो E90 वाली कंडीशन, ग्रेजिंग इमरजेंस वाली कंडीशन डेल मैक्स के लिए वैलिड होती है। तो I प्लस E माइनस ए अपन ने सीधा यूज किया। I जो आपने अभी कैलकुलेट किया E90 डिग्री है, यहाँ से आपको फाइनली अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तक सारी बातें अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्पर्शन के बारे में कि लाइट का डिस्पर्शन क्या होता है। तो डिस्पर्शन क्या है भाई? अभी तक हमने जो प्रिज्म में पढ़ा सारी बातें या रिफ्रैक्शन में पढ़ी, हमने अभी तक मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करी थी। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जो एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट हो। ठीक है, जो भी लाइट वहां रेज हम बात कर रहे थे वो सारी एक सिंगल रे, वहां पे एक सिंगल वेवलेंथ की रेज जा रही थी, कोई डिफरेंस नहीं था वेवलेंथ में। पर सोचो अगर एक प्रिज्म पे मैं एक व्हाइट लाइट डालता हूँ, व्हाइट लाइट मतलब जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है वो, अगर ऐसी मैं इस पे लाइट डालूं जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंस हो, तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि भैया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मीडियम की तो प्रॉपर्टी है ही, प्लस लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अभी तक बात कर रहे थे एन की या म्यू की, वो मीडियम के साथ साथ जो लाइट वहां पे जा रही है उसकी वेवलेंथ पे भी स्लाइटली डिपेंड करेगा। अब सोचो कि आपने एक व्हाइट लाइट अगर एक प्रिज्म में डाली, तो व्हाइट लाइट में तो बहुत सारी वेवलेंथ है, मतलब हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वो मीडियम अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि जैसी वेवलेंथ उसके हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसको मिलेगा। तो सोचो सबका डेविएशन भी अलग अलग होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, डेविएशन अलग। अगर ऐसा है तो जो सारी वेवलेंथ वाली लाइट उसमें है, क्या वो सब अलग अलग तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे? यस, इसे आपने बोला डिस्पर्शन। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो द एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ व्हाइट लाइट into a number of components, the angular splitting of a ray of white light into a number of components and spreading in different directions is called dispersion of light। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रिज्म के केस में, प्रिज्म में क्या हुआ, एक व्हाइट लाइट आई, रेड येलो वायलेट, अगर तीन आप यहाँ पे वेवलेंस देखते हैं इनके करस्पॉन्डिंग, तो तीनों का डेविएशन यहाँ पे अलग अलग है, तो इसे आपने बोला डिस्पर्शन। ठीक है, देख रहे हैं तीनों अलग अलग अब डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एंगुलरली स्प्लिट हो चुकी हैं ये। क्लियर है बात? ऐसे ही जो फर्स्ट केस है उसमें भी जब रिफ्रैक्शन हुआ तो व्हाइट लाइट जो आई थी वो एयर से किसी मीडियम में आई, उसके करस्पॉन्डिंग रेड वायलेट येलो सारी लाइट्स अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट हुई हैं, सबका रिफ्रैक्शन एंगल अलग अलग है, डेविएशन अलग अलग है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, वो कैसे डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, तो उसके लिए एक इक्वेशन दी गई, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया था, उन्होंने दिया कॉची फॉर्मूला, कॉची उनका नाम था, कॉचीज फॉर्मूला। ये क्या कहता है कि जो n है वो लैम्बडा पे कैसे डिपेंड करता है, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a प्लस बी बाय लैम्बडा स्क्वायर। ये उन्होंने इक्वेशन दी थी कि लैम्बडा जो डिपेंड सॉरी n जो डिपेंड करता है लैम्बडा पे, वो इस रिलेशन के साथ वेरी करेगा। तो जिसका लैम्बडा ज्यादा होगा उसके लिए n कम होगा, हम देख पा रहे हैं यहाँ से सीधा सीधा। ठीक है, तो द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ इज गिवन बाय कॉचीज फॉर्मूला। अब इसका मतलब ये भी हो गया कि हम जब जानते हैं कि यहाँ पे a और b जो है वो पॉजिटिव हैं, तो अगर ऐसा है तो सीधा सीधा ये बात हो गई कि अगर विबग्योर लिखा जाए तो हम जानते हैं इस तरफ से इस तरफ अगर चलें तो इसकी वेवलेंथ तो बढ़ती है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है ना। और अगर सोचो वेवलेंथ बढ़ रही है तो इसका n कम होगा इस तरफ से इस तरफ चलते चलते। क्या ये बात आपको क्लियर है अच्छे से? पक्का? अच्छा सोचो अगर n कम हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कैसा हो जाएगा? सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n ही हो गया। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो मैं लिखूंगा साइन i इज इक्वल टू n साइन r, ऐसा हो जाएगा। पक्का? तो जिसके लिए n कम, भाई अगर सेम एंगल इंसिडेंस है, मान लीजिए अपन ये फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, इस डायग्राम की, इसमें i सबके लिए सेम है क्योंकि व्हाइट लाइट आई है, तो i जो है वो सबके लिए कॉमन है, तो साइन i सबके लिए सेम हो गया, इसको भूल जाओ। अब n, जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए n कम, अगर n कम तो r को ज्यादा होना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, तो अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरे को बढ़नी पड़ेगी तभी पूरी मिला के इक्वल हो पाएगा। क्लियर? तो जिसके लिए n कम होगा उसके लिए r ज्यादा होगा, और n कम किसके लिए है? सबसे कम है n है रेड के लिए, और सबसे ज्यादा n है वॉयलेट के लिए। तो अगर रेड का n सबसे कम मतलब रेड का r सबसे ज्यादा,
यही देखो यहाँ पे जो रेड का डेविएशन हुआ है या रेड यहाँ पे है, इसका जो आर है वो सबसे ज्यादा है। और वॉयलेट के लिए आर देखो तो वॉयलेट के लिए आर ये सबसे कम है। क्यों? क्योंकि वॉयलेट के लिए एन सबसे ज्यादा है। क्लियर है बात है आपको? अच्छे से समझ में आ गई। इसीलिए क्योंकि एन जो है वो लेमडा पे भी डिपेंड करता है, और एन वेरी करेगा तो आर वेरी करेगा, आर वेरी करेगा तो डेविएशन चेंज हो जाएगा। इस वजह से जितनी भी यहाँ पे वेवलेंथ वाली लाइट है वो सब अलग अलग जगह पे हमें दिखाई देती है, उनका एंगुलर स्प्लिट हो जाता है। और एंगुलर स्प्लिट होने को कहते हैं हम यहाँ पे डिस्पर्शन। अब आप अगर एक ग्लास स्लैब की बात करो जहां पे 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस ग्लास स्लैब में अगर बात की जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, स्लैब में क्योंकि पैरेलल जो सरफेसेस हैं उन पर रिफ्लेक्शन होता है, तो हमने पहले भी बात करी थी कि जो रे जानी चाहिए थी ऐसी, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है आपका शिफ्ट, जिसको आपने बोला था लेटरल शिफ्ट, कि रे जानी चाहिए थी ऐसी लेकिन पैरेलली शिफ्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, इसे आपने लेटरल शिफ्ट बोला था। तो इसे आप डिस्पर्शन नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट डिस्पर्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एंगुलर स्प्लिट नहीं है, सारी रेज जो है वो चल रही है पैरेलल चल रही है। तो जब पैरेलल चल रही है तो उनके बीच का कोई एंगल में चेंज नहीं आया है, इसे आप डिस्पर्शन नहीं कह सकते। तो जो डिस्पर्शन हो रहा है वो या तो ए में हो रहा है या सी में हो रहा है। इस केस में, इन दोनों केसेस में डिस्पर्शन हो रहा है, लेकिन ये वाला जो केस है ग्लास स्लैब वाला, दिस इज नॉट डिस्पर्शन। हमेशा एंगुलरली स्प्लिट होनी चाहिए। मान लीजिए रेड यहाँ जा रही है तो वॉयलेट यहाँ जानी चाहिए, ये यहाँ जानी चाहिए, ऐसा आपको डिफरेंस मिलना चाहिए जैसा कि यहाँ मिल रहा है या फिर यहाँ मिल रहा है। ले रहे बात यहाँ तक अच्छे से? ठीक है, तो बात करते हैं आगे। और अब ये जो डेविएशंस हुए हैं, मान लीजिए लाइट आनी चाहिए थी ऐसी, लेकिन रेड का डेविएशन हो गया ये वाला, वॉयलेट का डेविएशन हो गया ये वाला, सबके लिए अलग अलग डेविएशंस यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं कि नेट अगर बोला जाए कि डिस्पर्शन कितना हुआ है, तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन। और एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोला जाता है जो एक्सट्रीम डेविएशंस हुए हैं उनका डिफरेंस। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू थीटा। जिसे बोला जाएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट का, सबसे कम हुआ रेड का। तो जो एक्सट्रीम दोनों वेवलेंथ्स हैं उनके डेविएशन का जो डिफरेंस है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। जैसे यहाँ पे ये है रेड का डेविएशन, ये है वॉयलेट का डेविएशन, इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है ये कहलाता है डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि जो सारी रेज आ रही हैं वो यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो जो रेज जहां से जहां तक फैली हुई है वो कहला जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर है? और हमने इसको डेल्टा से इसलिए लिंक किया, हमने डेल्टा के टर्म में इसको इसलिए लिखा क्योंकि हम अभी डेल्टा निकालना सीख चुके हैं, हमने डेविएशन अभी कई सारी जगह पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो उसको यूज करके हम आराम से डिस्पर्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, ये मान लीजिए स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, दिस ए स्मॉल। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं यहाँ डेविएशन का फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने, n-1 इंटू ए, ये आपने भी फॉर्मूला पढ़ा। अब सोचो इसके हिसाब से अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मुझे रेड का डेविएशन लिखना है तो मैं लिखूंगा n ऑफ रेड -1 इंटू ए। ऐसे अगर मुझे वॉयलेट का डेविएशन लिखना है तो मैं लिखूंगा n ऑफ वॉयलेट -1 इंटू ए। ये चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। और अगर मुझे थीटा निकालना है विच इज ये, तो लिखा जाएगा सीधा सीधा nb माइनस nr इंटू ए। तो अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो अब डेल्टा सीधा n-1 इंटू ए लिखते हैं, उसके हिसाब से आपको वॉयलेट और रेड के डिफरेंस से nb माइनस nr इंटू ए, दिस इज डिस्पर्शन फॉर द स्मॉल एंगल प्रिज्म। क्या ये सारी बातें क्लियर है अच्छे से? अच्छा, इसमें जो मीन डेविएशन अपन कंसीडर करते हैं वो येलो के करस्पॉन्डिंग कंसीडर करते हैं, क्योंकि विबग्योर में आप अगर देखें तो आप येलो और ग्रीन ये दो बीच में बनते हैं, इसमें येलो को अपन मीन डेविएशन के करस्पॉन्डिंग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी मीन डेविएशन आपसे पूछा जाए तो आपको बेसिकली येलो का डेविएशन पूछा गया है, डेल्टा वाई। ठीक बात है यहाँ तक अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस पे बेस्ड कुछ और फैक्टर्स की। उससे पहले एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड अपन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ फ्लिंट ग्लास एक मटेरियल मान लीजिए, ऑफ रेड एंड वॉयलेट आर 1.613 1.632।
ठीक है। तो रेड के करस्पॉन्डिंग आपको दे दिया n 1.613 और वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग n दे दिया आपको 1.632। ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म आ गया और इसका एंगल दे रखा है 5। तो स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे डिस्पर्शन पूछा गया है। डिस्पर्शन मतलब वॉयलेट माइनस रेड का डेविएशन, ये होता है डिस्पर्शन। हम जानते हैं कि थिन प्रिज्म के केस में थिन प्रिज्म के केस में डेल्टा कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा इज n माइनस वन इंटू ए के बराबर। तो अगर डेल्टा v मुझे लिखना है तो लिखूंगा एन वी माइनस वन इंटू ए, और डेल्टा आर अगर लिखना है तो लिखूंगा एन आर माइनस वन इंटू ए। मुझे निकालना है थीटा विच इज डेल वी माइनस डेल आर। कितना मिलेगा ये? डेल वी आपके पास अगर माइनस करें तो एन वी माइनस एन आर इंटू ए। यही फॉर्मूला अपन ने वहां ऊपर देखा भी था। अगर इसको सॉल्व करें तो मिल जाएगा एन वी इज 1.632 माइनस 1.613 इंटू 5 डिग्रीज। जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.095 डिग्रीज के बराबर। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन, मतलब इतने एंगल में वो रेड से लेके वॉयलेट तक की सारी रेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। क्लियर बात यहाँ पे अच्छे से? ओके, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके मीन डेविएशन की। तो सोचो अगर मैं मीन डेविएशन यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? मीन डेविएशन को लिखा जा सकता है ना, इस क्वेश्चन की नहीं, अपन बात कर रहे हैं डिस्पर्शन में। मीन डेविएशन जो आपने बोला था वो क्या था? डेल्टा वाई के करस्पॉन्डिंग। अगर डेल्टा वाई मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ एन वाई माइनस वन इंटू ए के बराबर। ये भी लिखा जा सकता है यहाँ से, पक्की बात है। और अगर मीन डेविएशन को हमें कैलकुलेट करना है तो मुझे वाई के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना चाहिए। अब ये मीन डेविएशन को रिलेट करते हुए अपन एक नई टर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं विच इज डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव का पावर जो किसी भी मीडियम की या मटेरियल की है वो कैसे दी जाती है? डिस्पर्सिव पावर इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बाय एन वाई माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, इसका प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है। डिस्पर्सिव पावर इज गिवन बाय एन वी माइनस एन आर बाय एन वाई माइनस वन। एन क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू द गिवन लाइट। एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन वी लिखा है मतलब वॉयलेट लाइट के करस्पॉन्डिंग होगा, एन आर मतलब रेड लाइट के करस्पॉन्डिंग, एन वाई मतलब येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग जो जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो। तो ओमेगा बेसिकली यहाँ पे मीडियम की प्रॉपर्टी है। कलर्स इसमें आपने सारे यूज कर ही लिए हैं। अगर ये स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात करें, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म या थिन प्रिज्म भी जिसको कहते हैं, थिन प्रिज्म के केस में a इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री होता है। इस केस में हम जानते हैं कि जो डेल्टा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू आप लिखते हैं ना n माइनस वन इंटू ए के बराबर। दिस इज डेल्टा। तो अगर ऐसा है तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मिलता है n। अगर मैं इनके जगह डेल्टा लिख लूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ डेल वी माइनस डेल आर बाय डेल वाई माइनस वन। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। और व्हाट इज डेल वी माइनस डेल आर? ये था डिस्पर्शन एंगल थीटा, और ये कितना है नीचे? डेल वाई। अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा आपका डेल वाई। नीचे डेल वाई क्यों आया? अभी आपने लिखा था यहाँ पे, देखिए डेल वाई इक्वल टू एन वाई माइनस वन इंटू ए के बराबर। तो अगर आप सब जगह एन वाई माइनस वन इंटू ए के हिसाब से लिखें फॉर्मूला, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को मैं एक बार आपको डेल की टर्म में लिख के बता देता हूँ। ओमेगा को आपने लिखा एन वी माइनस एन आर बाय एन वाई माइनस वन के बराबर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे डेल्टा के टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डेल्टा बाई ए प्लस वन इक्वल टू एन। ऐसा लिखा जाएगा इस फॉर्मूला से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो n माइनस वन बन रहा है वो डेल्टा बाई ए बन रहा है सब जगह पे। ए से ए सब कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आपके पास बचेगा वो डेल्टा के टर्म में आंसर बचने वाला है विच इज दिस। तो ओमेगा को आप ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये हुआ क्या बेसिकली? तो डिस्पर्सिव पावर फॉर अ थिन प्रिज्म आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्पर्शन और जो नीचे बन रहा है डेल वाई वो क्या है? डेविएशन ऑफ मीन रे। डेविएशन ऑफ
मीन रे जिसको आपने येलो कलर के करस्पॉन्डिंग कंसीडर किया था। ठीक है, तो कई बार आपको डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला जो है सीधा इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। आपको एंगुलर डिस्पर्शन दे रखा होगा और मीन रे का अगर डेविएशन दे रखा है तो आप सीधा सीधा डिस्पर्सिव पावर यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग दे रखा है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक सारी पक्के से? ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको अगर एन वाई नहीं दिया होता, इफ एन वाई इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना चाहिए, एन वाई क्योंकि मीन है तो उसको अपन मीन के करस्पॉन्डिंग कंसिडर कर लेते हैं ऐसा एन वी प्लस एन आर बाय 2। पर ये कब करना चाहिए, जब क्वेश्चन में एन वाई अलग से नहीं दिया हो, तो आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइड बाय मीन डेविएशन थीटा बाय डेल्टा वाई, और अगर एन की टर्म्स में लिखना है तो एन वी माइनस एन आर बाय एन वाई माइनस 1। ये दो फॉर्मूलाज आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। एन वाई अगर नहीं गिवन है तो वी और आर का आप इसमें एवरेज लेके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे आती है n माइनस 1 के बराबर, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिविटी। क्या कहते हैं इसे? रिफ्रैक्टिविटी। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n माइनस 1 इज रिफ्रैक्टिविटी ऑफ द मीडियम। तो कहीं अगर रिफ्रैक्टिविटी दे रखी है तो आप वहां से n कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस 1 करके। तो रिफ्रैक्टिविटी ऑफ द मीडियम फॉर द करस्पॉन्डिंग कलर, ये एक ऐसे टर्म है, कहीं अगर क्वेश्चन में आपको यूज हो तो आप इसे ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिविटी प्लस 1 विल गिव यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक बात है यहाँ तक अच्छे से? तो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड एंड वॉयलेट कलर्स दे रखा है यहाँ पे एन आर और एन वी, ये दोनों दे रखा है 1.5 1.6। पूछा आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो कलर अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो जब येलो के लिए आपको यहाँ पूछा गया है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे एन वी और एन आर का एवरेज लेके सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो कितना मिल जाएगा, 1.55 के बराबर आपको ये मिल जाएगा एवरेज लेके। दूसरा आपसे पूछा गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम, तो वो भी अपन क्योंकि यहाँ सब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में चल रहा है तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट अगर सॉल्व करें एन वाई लिखेंगे एन आर प्लस एन वी बाई 2 एवरेज लेके 1.5 प्लस 1.6 बाई 2 विच इज 1.55। दूसरा आपसे पूछा गया डिस्पर्सिव पावर, एन के टर्म्स में फॉर्मूला याद है अपने को, एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1, ये फॉर्मूला था। एन वी माइनस एन आर करेंगे 1.6 माइनस 1.5 डिवाइड बाय 1.55 माइनस 1, यार 0.1 बाय 0.55, ये आपका आंसर मिला विच इज इक्वल टू 0.18। कहता है ये 0.18 के बराबर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर द डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, डिस्पर्सिव पावर की कोई यूनिट तो है नहीं, ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि दिस इज रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। नेक्स्ट अगर बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। क्राउन ग्लास फ्लिंट ग्लास दो टाइप के मीडियम है, आपको सीधा ये समझना है कि दो अलग अलग मीडियम आपको दे रखे हैं, इन दोनों के लिए आपको डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करनी है। और जो इसमें डेटा गिवन है, क्राउन ग्लास के लिए म्यू वी और म्यू आर दे रखा है, ऐसे फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू वी और म्यू आर आपको दे रखा है। ठीक है, अब अपने को पता है अगर डिस्पर्सिव पावर पूछा गया है ओमेगा तो क्या फॉर्मूला होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस 1। म्यू की जगह आप एन यूज कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो कर लीजिए, एक ही बात है। अब दोनों के केसेस में अपने को म्यू वाई निकालना पड़ेगा, तभी अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। म्यू वाई कितना होता है, तो म्यू वाई आप यहाँ के लिए लिख सकते हैं म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, कितना आ जाएगा फ्लिंट ग्लास के केस में 1.662 प्लस 1.644 डिवाइडेड बाई 2। अगर फ्लिंट ग्लास की बात करें तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.653, कितना मिलता है 1.653। ऐसे अगर आप अगर क्राउन ग्लास के केस में बात करें तो यहाँ पे आपको जो म्यू वाई मिलेगा वो मिलेगा 1.522 प्लस 1.514 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.518 के बराबर। ठीक है, ये दोनों म्यू वाई आपके पास आ गए, आपको डिस्पर्सिव पावर निकालनी है, आप आराम से कैलकुलेट यहाँ से अब कर सकते हैं।
इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओमेगा आप अगर क्राउन ग्लास के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर, मतलब 1.522 माइनस 1.514 डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस 1.518 माइनस 1। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.01544। ऐसे आप ओमेगा फ्लिंट क्लास के लिए भी लिख सकते हैं। उसका जो आंसर आएगा फाइनली बता देता हूँ, उसका आंसर आपको मिल रहा है 0.0276। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। चलिए, तो आई गेस क्वेश्चन आपको क्लियर है दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के केस में। दो थिन प्रिज्म आपने पास पास रखे हुए हैं, ठीक है, थिन प्रिज्म है। और थिन प्रिज्म कैसे रखे हुए हैं? ऐसे रखे हुए हैं कि इनका जो ये रिफ्लेक्टिव एंगल है, मतलब एपेक्स एंगल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरीके से ऐसे आपने इनको रखा हुआ है। ओके, अब अगर इसमें एक लाइट आती है, यहाँ पे मान लीजिए एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट आई, ठीक है। अगर इसका एंगल ए है, इसका ए डैश है, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है, इसकी ओमेगा डैश है, ये सारी चीजें अपने को प्रिज्म के लिए पता है। ओके, अब जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई वो डेविएट होकर अपने पाथ से जाना चाहिए था, इधर गई इधर, फिर बाहर निकलेगी ऐसे। अब यहाँ पे फिर इंसिडेंट्स होगी, इसमें इंसिडेंट्स होगी तो यहाँ से जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन फाइनली जाएगी ऐसे। ये दोनों प्रिज्म से मिला के रे डायग्राम बना सकते हैं अपन। ओके, अब सोचो कि यहाँ पे अगर डेविएशन देखा जाए तो डेविएशन टोटल कितना हुआ है। फर्स्ट प्रिज्म से अगर डेविएशन देखें तो रे जानी चाहिए थी इधर, लेकिन फाइनली निकले इस तरफ। दिस इज द डेविएशन डेल्टा वन क्लॉकवाइज। डेल्टा वन कैसा हो रहा है आपका? क्लॉकवाइज। तो अगर मैं डेल्टा वन लिखना चाहूँ फॉर सिंगल वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर सिंगल वेवलेंथ लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसको आप कह सकते हैं, फॉर सिंगल वेवलेंथ लाइट डेल्टा वन लिखा जाएगा। क्योंकि ये थिन प्रिज्म है, डेल्टा कितना लिखा था आपने? n माइनस वन इंटू ए के बराबर ये लिखा था। तो डेल्टा वन लिख सकते हैं म्यू माइनस वन इंटू ए के बराबर। ये कैसा है? क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर डेल्टा टू में लिखना चाहूँ तो ये है इसके लिए इंसिडेंट लाइट, जाना चाहिए था ऐसा लेकिन फाइनली गई ऐसी। यहाँ जो डेविएशन हुआ है ये कैसा हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इसकी इंसिडेंट रे है सेकंड प्रिज्म के लिए, ये इमर्जेंट रे है, दोनों का एंगल जो बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो डेल्टा टू जो आ रहा है वो आपको मिलेगा म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश एंटी क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अगर नेट डेविएशन देखा जाए तो क्योंकि दोनों डेविएशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो डेल नेट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डेल वन माइनस डेल टू के बराबर। कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी म्यू माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नेट डेविएशन। क्लियर है बात? ये हो गया सिंगल वेवलेंथ की अगर लाइट इसमें जाती तो ऐसा हो जाती है। अब मान लो कि यहाँ से एक व्हाइट लाइट पास होती है, ठीक है। इफ व्हाइट लाइट passes through the combination, तो क्या होगा भाई? वॉयलेट के लिए अलग डेविएशन आएगा, रेड के लिए अलग डेविएशन आएगा, येलो के लिए अलग डेविएशन आएगा। तो ये चीजें अपन यहाँ लिख लेते हैं। नेट डेविएशन फॉर वॉयलेट रे, बात कर रहे हैं अपन डेविएशन की, ठीक है। नेट डेविएशन फॉर वॉयलेट रे कितना लिखोगे? तो लिखोगे डेल वी इज इक्वल टू म्यू करस्पॉन्डिंग टू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश वी माइनस वन इंटू ए। ये लिखा जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि म्यू वेवलेंथ के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो अगर वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं तो म्यू भी वॉयलेट का अपने को लेना पड़ेगा, ये इसका आ जाएगा। अगर आप रेड के करस्पॉन्डिंग लिखो तो रेड के करस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हो? नेट डेविएशन फॉर रेड रे। अगर ये लिखना है तो आप लिखोगे डेल आर, वो म्यू आप लिखोगे रेड के करस्पॉन्डिंग, तो ये रेड का डेविएशन आ जाएगा फॉर द कॉम्बिनेशन। दोनों प्रिज्म से मिला के ये नेट डेविएशन हो जाएगा। अगर दोनों प्रिज्म से मिला के मैं नेट डिस्पर्शन लिखना चाहूँ, एंगुलर डिस्पर्शन, तो एंगुलर डिस्पर्शन आपने क्या लिखा था कि डेल वी माइनस डेल आर, दिस इज द नेट डिस्पर्शन। तो अगर लिखें अपन एंगुलर डिस्पर्शन produced by the combination, produced by the combination, कितना आएगा ये? आएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर।
अगर इसको लिखा जाए तो कितना लिखा जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्शन। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2, और जो आपने नेट डेविएशन लिखा था सिग्नल के लिए वो लिखा था आपने इक्वेशन 1। ठीक है, आपको यहाँ से मिल गया डिस्पर्शन। ओके, आगे अगर बात करें तो अगर लिखा जाए इसके डिस्पर्सिव पावर तो क्या लिखेंगे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन अगर मुझे लिखना है तो डिस्पर्सिव पावर अगर लिखा जाए ओमेगा तो क्या लिखूंगा, दिस विल बी mu v minus mu r by mu y minus 1. This is the dispersive power for the first. और अगर dispersive power for the second अगर लिखा जाए omega dash तो लिखा जाएगा mu v dash minus mu r dash by mu y dash minus 1. These are the dispersive power for the 1 and 2. Clear है? तो अगर मैं ये dispersive power इस net इसमें रखना चाहूँ, जैसे यहाँ म्यू वी माइनस म्यू आर बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, अगर मैं यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा। तो ये मैं अगर वहां रखूँ तो मैं लिख सकता हूँ जो नेट आपके पास डिस्पर्शन बन रहा था थीटा, वो थीटा क्या था, डेल वी माइनस डेल आर, वो कितना बन रहा है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश इंटू ए डैश। ये आपका हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, पक्का? तो ये तो आपके पास आ गया डिस्पर्शन। और अगर नेट डेविएशन देखा जाए तो नेट डेविएशन ऑफ येलो रे कितना हो जाएगा, नेट डेविएशन ऑफ येलो रे अगर बात करें तो येलो रे का अगर फर्स्ट से डेविएशन देखोगे तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए था, सेकंड से देखोगे तो म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश था। अगर आप डेल वाई नेट निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए minus mu y dash minus 1 into a dash. This will be the net deviation of the yellow ray. Clear? अब इस कॉम्बिनेशन के लिए अपन क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन अपन दो तरीके से बना सकते हैं। एक, नेट डिस्पर्शन हो लेकिन डेविएशन ना हो। पहली बात क्या था, डिस्पर्शन तो हो रहा है यहाँ से लेकिन विदाउट एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन मतलब डेल वाई यहाँ पे 0 हो जाए, लेकिन डिस्पर्शन हो मतलब थीटा यहाँ पे मौजूद हो। एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कि यहाँ पे एवरेज डेविएशन तो हो, मतलब डेल वाई तो यहाँ पे हो, लेकिन विदाउट डिस्पर्शन थीटा जो है वो 0 हो जाए। ऐसे दो कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पे बना सकते हैं, एक डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अगर इन दोनों के बारे में अपन कंडीशन लिखना चाहें तो अपन सारी बातें यहाँ पे लिख चुके हैं कि जो नेट डेविएशन यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एवरेज डेविएशन वो ये रहा, और जो नेट डिस्पर्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो ये रहा। तो इन दोनों को मिला के अपन फाइनली अपनी कंडीशन यहाँ से बना सकते हैं कि अगर आपको चाहिए डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन तो डेविएशन को 0 कर दीजिए तो आपको डिस्पर्शन मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन अगर आपको चाहिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन तो विदाउट डिस्पर्शन मतलब थीटा को 0 कर दीजिए, डिस्पर्शन को 0 कर दीजिए, आज आपको डेल वाई मिल जाएगा। तो ये दो कॉम्बिनेशंस अगर अपन देखें तो क्या कंडीशन बनती है देखते हैं। फर्स्ट अपन कंडीशन लिख रहे हैं डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। फर्स्ट क्या है, डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। ठीक है, तो नेट एवरेज जो डेविएशन होगा वो 0 होगा, और उसकी कंडीशन अगर देखी जाए तो डेल वाई इक्वल टू 0 करना है अपने को। डेल वाई इक्वल टू 0 यहाँ से देखो तो क्या कंडीशन बन रही है, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ये आपकी कंडीशन बन गई। ठीक है, अगर इसको मैं थीटा वाली इक्वेशन में यूज करूं, ये जो थीटा वाली इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, इसमें अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो देखिए ये इज इक्वल टू ये, अगर ओमेगा को हटा दिया जाए तो बाकी चीजें सेम बन रही है यहाँ पे। अगर ऐसा है और इस इक्वेशन में मैं इसको यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस थीटा विल बी इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कितना आ जाएगा, म्यू वाई
-1 इंटू ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि ये दो चीजें सेम है, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, ये चीजें सेम है, ये भी आपने देख लिया यहाँ से। इनको अगर कॉमन ले लूँ तो बचेगा कि आपके पास ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो वही बात अपन ने यहाँ लिख ली, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। दिस इज दी नेट डिस्पर्शन जो आपको यहाँ पे इस केस में मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ओमेगा और ओमेगा डैश अलग अलग चूज करूं तो मैं आराम से यहाँ पे कोई ऐसा एंगल निकाल सकता हूं जो मेरे को वहां पे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन दे देगा। क्लियर बात है? और ऐसे अगर मैं दूसरा केस यहाँ पे कंसिडर करूं जिसमें आपको बोला गया था डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, अगर ये है तो क्या किया जाता है कि ऑब्वियसली अपन एवरेज डेविएशन की बात कर रहे हैं, डेल्टा वाई की बात कर रहे हैं। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन अगर है तो विदाउट डिस्पर्शन मतलब थीटा यहाँ पे इस बार जीरो होना चाहिए, मतलब डेल वी माइनस डेल आर जीरो होना चाहिए, जो आप इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर इस इक्वेशन को आप जीरो करते हैं, इस इक्वेशन को जीरो करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो ये बात यहाँ पे अगर लिख लेते हैं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा इंटू ए इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा डैश इंटू ए डैश। ये इक्वेशन आपके पास यहाँ से बन रही है। अगर इस इक्वेशन को मैं थीटा वाली इक्वेशन में यूज करना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं? अच्छा, उससे पहले हमने जो ओमेगा की इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखा था? देखो यहाँ पे, दिस इज ओमेगा, है ना? ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर। ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर। यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो यही आपको यहाँ बन रहा है, ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर। तो वैसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इज इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ये चीज यहाँ पे लिखी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? अगर मैं इसमें से म्यू वाई माइनस मैं इसमें से अगर एवरेज डेविएशन अपन लिखना चाहें यहाँ पे डेल्टा, तो मैं डेल्टा की कंडीशन अब लिखता हूँ। डेल्टा को आपको क्या बोल रखा है? म्यू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस दिस, तो म्यू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। अब मैं इसमें इसको पुट करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से म्यू वाई माइनस वन को कॉमन ले लेता हूँ। म्यू वाई माइनस वन इंटू ए अगर कॉमन आ गया तो आपके पास अब अंदर क्या बचा इक्वेशन में? वन माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस वन इंटू ए डैश बाय ए। ये एक एक्सप्रेशन अंदर बचा, पक्की बात। और ये अगर एक्सप्रेशन ध्यान से देखो तो मैं फिर से ओमेगा वाली टर्म में इसको यूज कर सकता हूँ। क्या लिख रहा है यहाँ पे देखिए, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू दिस बाय ओमेगा। ये यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं ओमेगा की टर्म में इसको लिखना चाहूँ तो मुझे पता है, एक पेज यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। तो आई नो कि ओमेगा की टर्म में से लिखा जा सकता है म्यू वाई माइनस वन, मैं साइड में लिख सकता हूँ, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए डैश बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा बाई ओमेगा डैश। ऐसा अपने को पता है, रेशो ये बनता है। तो अगर मैं इस रेशो को यहाँ पे यूज करता हूँ तो फाइनली मैं इस डेल्टा को क्या लिख सकता हूँ? दिस विल बी म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, अंदर आया वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। ये आपका रेशो यहाँ से बनता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो आप डेल्टा के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं विद म्यू वाई और ओमेगा। तो बेसिकली जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म दे रखा है और कंडीशंस ऐसी दे रखी हैं कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन है या डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन है, तो आपको करना क्या है? आपको जो चीज जीरो करनी है उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया कि विदाउट एवरेज डेविएशन, तो आपने डेविएशन को जीरो कर दिया। अब नेट डेविएशन कैसे मिला था? प्रिज्म वन से डेविएशन मिला ये, प्रिज्म टू से डेविएशन मिला ये। अगर नेट डेविएशन जीरो है तो ये दोनों डेविएशन बराबर हो जाने चाहिए, तभी नेट जीरो हो जाएगा। और यहाँ से आप इस इक्वेशन को यूज करके अपना डिस्पर्शन निकाल सकते हैं। ऐसे सेकंड अगर बात करें, बोला है कि विदाउट डिस्पर्शन, तो जो प्रिज्म वन से डिस्पर्शन हुआ वो इज इक्वल टू प्रिज्म टू से जो डिस्पर्शन हुआ वो, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है तो नेट डिस्पर्शन जीरो हो जाएगा। तो हमने वो जीरो कर दिया यहाँ पे।
और इस कंडीशन को यूज करके आपने डेविएशन अपना कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है बात? तो आते हैं देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस बारे में बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए क्या कर रहे हैं, पढ़िए। फाइंड द एंगल ऑफ द फ्लिंट ग्लास प्रिज्म which should be combined with a crown glass prism। तो दो यहाँ प्रिज्म देती है, एक फ्लिंट ग्लास का है, एक क्राउन ग्लास का है। आपको फ्लिंट ग्लास वाले का एंगल पता करना है, क्राउन वाले का एंगल 5 डिग्री दे रखा है। so as to give dispersion but no deviation, और बाकी आपको म्यू वी और म्यू आर आपको दोनों के लिए दे रखे हैं। डिस्पर्शन विथ नो डेविएशन, ये आपको बोला गया। ठीक है, अब ये कंडीशन कैसे देखेंगे? डिस्पर्शन विथ नो डेविएशन की अगर बात हो रही है तो क्या कह सकते हैं, डेविएशन जीरो करना है। कुल मिला के बात ऐसी है, नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जब थिन प्रिज्म है तो नेट डेविएशन कैसे लिखा जाता था, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। दोनों प्रिज्म से जो डेविएशन होगा, एवरेज डेविएशन, वो अपने को जीरो कर देना है। तो दोनों का डेविएशन बराबर करेंगे तो नेट जीरो हो जाएगा। तो म्यू वाई माइनस वन डिवाइड बाय म्यू वाई डैश माइनस वन इज इक्वल टू ए डैश बाय ए। और आपको बेसिकली यहाँ पे ए डैश कैलकुलेट करना है, ए आपको यहाँ पे दे रखा है, या जो भी एक चीज दे रखी है दूसरी आपको निकालनी है। क्लियर है बात? ठीक है, पक्का यहाँ तक? अब अगर मैं ए डैश मान लेता हूँ फ्लिंट ग्लास के लिए, तो फ्लिंट ग्लास के लिए आपको ये सारी चीजें गिवन है। यहाँ से आपको ए डैश कैलकुलेट करना है और यहाँ का ए आपको दे रखा है 5 डिग्री। अब अपने को म्यू वाई चाहिए, और म्यू वाई अपन जानते हैं कैसे लिखते हैं, दिस विल बी म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2, एवरेज होता है ये। तो दोनों के लिए अपन ये बात लिख सकते हैं, यहाँ से आप अगर एवरेज लेके म्यू वाई कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 1.519 के बराबर, इन दोनों का एवरेज। और यहाँ से आप अगर एवरेज लेंगे तो आप लिखेंगे म्यू वाई डैश को, वो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1.659 के बराबर। ठीक है, बस आपको एक्सप्रेशन यहाँ यूज करना है। तो ए डैश विल बी म्यू वाई माइनस वन मतलब 1.519 माइनस वन डिवाइड बाय म्यू वाई डैश माइनस वन 1.659 माइनस वन इंटू ए इज 5 डिग्री। तो फाइनल आंसर आपके पास मिलेगा वो आएगा 3.94 डिग्रीज के बराबर। तो आई गेस ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। हमने अभी जो इतना सारा प्रूफ किया उसमें इक्वेशंस में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे कंडीशन याद रखनी है कि अगर नेट डेविएशन जीरो करना है तो आप एक से डेविएशन जानते हैं, इक्वल तो दूसरे का डेविएशन कर दीजिए, नेट डेविएशन यहाँ से आपको जीरो मिल जाएगा। इसी को आपको यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। म्यू वाई कैसे निकालते हैं वो भी हम जानते हैं, बस यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। क्लियर है बात? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर, आपको यहाँ पे दे रखी है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। टू फॉर्म एन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब डिस्पर्शन यहाँ पे कितना होना चाहिए, जीरो, इसको बोलते हैं अक्रोमेटिक, डिस्पर्शन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है, आगे बात करते हैं, विद द प्रिज्म ऑफ एंगल 4.2 डिस्पर्सिव पावर दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और पूछा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट डेविएशन। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, अक्रोमेटिक मतलब डिस्पर्शन जीरो, अक्रोमेटिक मतलब एक वहां कलर्स ना दिखे, आपको कलर्स ना दिखे मतलब डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। तो जीरो डिस्पर्शन की कंडीशन है और रिजल्टेंट डेविएशन आपसे पूछा गया है। तो कंडीशन कैसी हो गई, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, अब अपन जानते हैं यहाँ पे आपको डिस्पर्सिव पावर दे रखी है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, ये था nv माइनस nr बाय ny माइनस वन, ऐसा एक फॉर्मूला आपने लिखा था, रिमेंबर, या जिसको आप ऐसा भी लिख सकते थे ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको डेल की टर्म में लिखता था तो क्या लिखता था, थीटा बाय डेल वाई, ऐसा भी आपने इसको लिखा था, रिमेंबर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोला है कि भैया थीटा जो है वो जीरो होना चाहिए, नेट थीटा जीरो होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से थीटा वन कैलकुलेट करूँ जो प्रिज्म वन से आया होगा, वो कितना होगा, ओमेगा इंटू डेल वाई।
ओमेगा 1 डेल वाई 1 इसको ऐसा लिख लीजिए। ऐसे थीटा 2 अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ओमेगा 2 डेल वाई 2, पर दोनों मिला के 0 होना चाहिए, मतलब थीटा 1 शुड बी इक्वल टू थीटा 2, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। अगर ऐसा है तो ओमेगा 1 इंटू डेल, डेल्टा कितना होता है थिन प्रिज्म के केस में, डेल्टा होता है n माइनस वन इंटू ए, ये होता है डेल्टा। तो ये आपका हो जाएगा एन वाई 1 माइनस वन इंटू ए वन इज इक्वल टू ओमेगा 2 एन वाई 2 माइनस वन इंटू ए टू। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, और आपको ये सारी चीजें दे रखा है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। जब कुछ नहीं है तो वो बेसिकली वाई का ही है, आपको वो सीधा लेके चलना है। ओमेगा 1 दे रखा है, 5 एक्सप्रेशन 5 क्वांटिटीज गिवन है, एक अननोन है, सीधा आप सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा 1 आपको दे रखा है 0.021, एन वाई आपको दे रखा है 1.53 माइनस वन, ए आपको इसका निकालना है, इज इक्वल टू ओमेगा 2 आपको दे रखा है अगले का 0.045, y आपको दे रखा है 1.65 माइनस वन, और एंगल आपको दे रखा है 4.2 डिग्रीज। सब कुछ यहाँ पे गिवन है, एक ही अननोन है a, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। फाइनल आंसर विल बी ए का जो आंसर आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर मेरे पास भी नहीं है यहाँ पे। तो जो भी फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आई गेस 1.53 डिग्रीज, ठीक है। सॉरी आपको जो एंगल मिल रहा है वो मिल रहा है दिस ए इज इक्वल टू 11.04 डिग्रीज, ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है आपका, ठीक है। दिस विल बी योर ए। क्लियर है बात? ओके। अब यहाँ पे पूछा भी गया था कि ऑल्सो कैलकुलेट रिजल्टेंट डेविएशन। रिजल्टेंट डेविएशन मतलब डेल्टा आपसे पूछा गया है, वो होगा डेल वन माइनस डेल टू के बराबर। अब अगर ये है तो कैसे लिखा जाएगा, डेल कैसे लिखा जाता है, एन वाई वन माइनस वन इंटू ए वन माइनस एन वाई टू माइनस वन इंटू ए टू। सारी वैल्यूज आपके पास है, आप यहाँ से अपना फाइनल एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आप फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा 3.12 डिग्रीज के बराबर। दिस इज द नेट डेविएशन। तो आसान सा सवाल है, बस आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, जो हमने वो दो प्रिज्म को लेके इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस लिखी थी, उससे वो प्रूव करने के लिए ठीक था, लेकिन याद रखने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो कंडीशन दे रखी है उसमें आपको दो प्रिज्म के लिए वो यूज करनी है। अगर नेट डेविएशन 0 कर रहे हो तो डेविएशन थ्रू 1 और डेविएशन थ्रू 2 दोनों मिला के 0 कर दो, और दोनों इक्वल कर दो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला तो पता ही है, थिन प्रिज्म में n माइनस वन इंटू ए होता है। अगर y नहीं पता एन वाई तो एन बी बाई एन आर, एन बी प्लस एन आर बाई टू से एन वाई निकालो। और थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता है, डेल बी माइनस डेल आर होता है। अब उसके लिए आप अगला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, डेल वी निकाल लो, डेल आर निकाल लो, उसको डिफरेंट कर लो, या डिस्पर्सिव पावर दे रखी है तो उसको यूज कर लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो आपने डिस्पर्शन के केस में पढ़े थे या उससे पहले डेविएशन के केस में पढ़े थे, और उन छोटे फॉर्मूलाज को आप दो प्रिज्म पे लगा के आपको यहाँ पे यूज करना है। तो बड़े बड़े एक्सप्रेशन की चिंता मत कीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें यूज कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, प्रिज्म अपने यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।